हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विप्रा मलिक। वेलकम बैक टू माय चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से आप लोगों की CUET एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था पहले ही कि मैं तीनों सब्जेक्ट जो है कॉमर्स के, उन तीनों की क्लासेस आपको कराऊंगी। तो जिसमें से ऑलरेडी हम लोग अकाउंट्स की कुछ क्लासेस कर चुके हैं, बिजनेस स्टडीज़ की भी कुछ क्लासेस कर चुके हैं। मेरे चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लीजिएगा ताकि आपकी MCQs की प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम अपनी इकोनॉमिक्स को। तो इकोनॉमिक्स में मैं पहले आपको कराऊंगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने MCQs हैं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रायर टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज और वर ट्रू फॉर द इंडियन इकोनॉमी। यानी कि ब्रिटिश रूल के इस्टेब्लिशमेंट से पहले कि अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी एंड फ्लरिशिंग मार्केट्स, यानी कि इंडिया एक आज़ाद इकोनॉमी था और बहुत अच्छी खासी यहाँ पर मार्केट थी। सेकेंड ऑप्शन है, लिवलीहुड ऑफ इंडियन पीपल वॉज मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि इंडिया के लोगों का जो जीवन था वो मेनली किसके ऊपर बेस्ड था? एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड मेटेलिक वर्क इंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट, यानी कि इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी और जितना मेटेलिक वर्क था, ये सब जो है हम पूरी दुनिया की मार्केट में इसका होल्ड था। तो हमें बताना है कि ब्रिटिश रूल के एस्टैब्लिशमेंट से पहले के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है या फिर सारे ही ट्रू है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से पहले इंडिया एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी था, अच्छी खासी मार्केट थी इंडिया की। और कौन सी इंडस्ट्रीज थी? हैंडीक्राफ्ट थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी और लोगों का जो मेन सोर्स ऑफ लिविंग था वो एग्रीकल्चर था। ठीक है, ऑलराइट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पर्सन हु मेड द मोस्ट नोटेबल अटेम्प्ट टू कैलकुलेट इंडियाज नेशनल इनकम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज, यानी कि हमें उस पर्सन का नाम बताना है जिन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया। कैलकुलेट तो बहुत लोगों ने किया, कई सारे लोग थे जिन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था, लेकिन जिनके काम को मतलब अच्छा माना गया है, नोटेबल अटेम्प्ट माना गया है ब्रिटिश रूल के टाइम पर, मतलब जब देश हमारा आज़ाद होने वाला था उसके आसपास के टाइम पर, है ना, ऑन द ईव ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो कौन थे वो पर्सन? ओ ह्यूम या दादा भाई नौरोजी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर महात्मा गांधी? कौन थे? यस, ये महात्मा गांधी की स्पेलिंग में मिस्टेक है ना, चलिए कोई बात नहीं। तो इसका आंसर क्या है? दादा भाई नौरोजी। वैसे तो और भी बहुत लोग थे, VKRV राव थे और आपके दादा भाई नौरोजी थे और भी कई सारे लोग थे तो जिन्होंने नेशनल इनकम का कैलकुलेशन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। द मोस्ट प्रीडोमिनेंट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू इंडिपेंडेंस वॉज, यानी कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी जो सबसे ज़्यादा क्या था? डोमिनेंट सेक्टर था, मतलब कि जिस सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था इंडियन इकोनॉमी में इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले, कौन सा सेक्टर था? एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्री था, सर्विस सेक्टर था या फिर ट्रेड सेक्टर था? कौन सा सेक्टर था? एग्रीकल्चर सेक्टर था, क्योंकि इंडिया के जो लोग थे वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड होते थे? एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following was the main reason for stagnation in the agricultural sector during the British rule? यानी कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर
ग्रो नहीं कर रहा था। स्टैग्नेशन का मतलब होता है जब ग्रोथ रुक जाती है, जब किसी फील्ड में ग्रोथ नहीं होती है, डेवलपमेंट वहीं पर रुक जाता है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैग्नेशन। तो मेन रीजन क्या था ब्रिटिश रूल के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टैग्नेशन का? टेक्नोलॉजिकल डेसिलरेशन, यानी कि टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज की प्रॉब्लम थी, या लैंड सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम जिसको बोलते हैं ये प्रॉब्लम थी, या फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका आंसर होगा लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी कि जो जमींदार थे वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लगान वसूल करते थे फार्मर्स से, और फिर किसको देते थे वो पैसा? ब्रिटिशर्स को। तो ये थी मेन प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट सेंसस ईयर ऑफ ब्रिटिश इंडिया? मतलब कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो सेंसस हुआ, पहला सेंसस या जनगणना कह सकते हैं, और इसको पहला ऑफिशियल सेंसस भी बोला जाता है। पहला ऑफिशियल सेंसस जो हुआ था वो कब हुआ था? 1881 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड अ मेजर सेटबैक टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंडस्ट्रीज इन पर्टिकुलर? यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सबसे ज्यादा जो फेस करनी पड़ी थी प्रॉब्लम, वो कौन सी इंडियन इंडस्ट्री को करनी पड़ी थी? कोल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील, या फिर कॉटन टेक्सटाइल? यानी कि सबसे ज्यादा वर्कफोर्स जो है इंडिया की वो कौन से सेक्टर में काम करती थी? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश क्रॉप्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। यानी कि फूड क्रॉप्स ना उगा के कैश क्रॉप्स उगाना, है ना? फूड क्रॉप्स ना उगा के ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना, किस लिए? एक्सपोर्ट करने के लिए, है ना? मतलब अपने खाने की फसल ना उगा के कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना लार्ज अमाउंट में, ताकि उस क्रॉप का क्या हो सके? प्रोडक्शन हो सके, एक्सपोर्ट हो सके। तो इसको क्या बोला जाता है? क्या पर्टिकुलर टर्म यूज की जाती है? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कमेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, या कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, या द ग्रेट इंडियन डायस्पोरा? क्या बोला जाता है इसको? कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है जब हम किसी सामान को बेचकर उससे पैसा कमा लेते हैं, तो दैट इज नोन एज कमर्शियलाइजेशन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अपार्ट फ्रॉम कॉटन, यानी कि कॉटन के अलावा which other textile industry saw its advancement in parts of India during the British rule? यानी कि कॉटन के अलावा और कौन सी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी जिसमें ब्रिटिश रूल के टाइम पर एडवांसमेंट हुई? यानी एडवांसमेंट का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जिस इंडस्ट्री में देखने को मिला। तो कौन सी थी कॉटन के अलावा? जूट। और ये दोनों ही कैसी क्रॉप्स थी? कैश क्रॉप्स थी। अंग्रेजों ने क्या करवाया था? इंडियंस से क्या करवाने लग गए थे? फूड क्रॉप्स ना उगा के इंडियंस को ऐसे इन्फ्लुएंस कर दिया था ताकि वो कैसे क्रॉप्स का प्रोडक्शन करे? कैश क्रॉप्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, टिस्को जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है वो कब स्टैब्लिश हुई थी इंडिया में? 1917, 1817, 1907 या फिर 1807? कब हुई थी टिस्को स्टैब्लिश? 1907 में। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायर टू द इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? ट्रेडिंग पार्टनर कौन होता है? जिस कंट्री के साथ इंडिया का क्या था? ज्यादा से ज्यादा व्यापार होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। तो इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सी कंट्री थी इसमें से? ब्रिटेन, चाइना, ब्राजील या अमेरिका? तो सब लोगों को पता है इंडिपेंडेंस से पहले यहाँ पर किसका रूल था? ब्रिटिशर्स का ही रूल था। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे? इंडिया का जितना भी रॉ मटेरियल होता था उस पूरे रॉ मटेरियल को यहाँ से एक्सपोर्ट करके ब्रिटेन ले जाते थे और फिर वहाँ से अपनी इंडस्ट्रीज में उसका प्रोडक्शन करके उसको फिनिश्ड गुड्स में
कन्वर्ट करने के बाद इंडिया में उसको क्या कर देते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे। तो इंडिया के साथ जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होता था वो कौन से कंट्री का होता था, ब्रिटेन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच वॉज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड फॉर इंडिया। इंडिया के लिए ग्रेट डिवाइड का ईयर कौन सा माना जाता है, 1996, 1930 या फिर 1856 या फिर 1921। तो कौन सा ईयर है ये, 1921 है और इसको ट्रांजिशन ईयर भी बोला जाता है। और क्यों इसको ग्रेट डिवाइड का ईयर कहा जाता है, क्योंकि बिफोर 1921 क्या होता था कि इंडिया में हाई बर्थ रेट था, यानी कि जो जन्म होते थे वो भी बहुत होते थे और डेथ रेट भी हाई था। डेथ रेट क्यों हाई था इंडिया में, डेथ रेट इसलिए हाई था क्योंकि उस टाइम पर तब उतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, ना लोग उतने पढ़े लिखे होते थे, तो बर्थ भी ज़्यादा होते थे और डेथ भी ज़्यादा होती थी। लेकिन 1921 के बाद से थोड़ी स्थिति सुधरी और उसके बाद क्या होने लग गया, डेथ रेट थोड़ा कम हो गया। बर्थ रेट तो फिर भी था ज़्यादा, लेकिन जो डेथ रेट था वो कम हो गया, जिससे क्या हुआ कि पहले तो जैसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती रहती थी वैसे लोग भी ज़्यादा मरते थे। फिर 1921 के बाद क्या हुआ कि जन्म तो फिर भी ज़्यादा ही हुए जा रहे थे, लेकिन जो डेथ रेट था वो थोड़ा कंपैरेटिवली कम हो गया। तो जब जन्म ज़्यादा होगा और डेथ कम होगी तो इससे क्या हो जाएगी, इससे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और 1921 से पॉपुलेशन इंक्रीज होनी शुरू हुई और आज तक पॉपुलेशन इंक्रीज ही हो रही है। ठीक है, उसके बाद से कभी भी पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं हुई किसी भी ईयर में, इसीलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। वैसे तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, बट स्टिल मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, द ईयर 1853 वॉज एन इम्पॉर्टेंट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो 1853 वाला ईयर था ना, वो इंडिया की हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट ईयर माना जाता है। दिस वॉज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, किस वजह से उसको इम्पॉर्टेंट ईयर माना जाता है भारतीय इतिहास में, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का इंट्रोडक्शन हुआ, या रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ था, या शिप्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, या फिर बुलक कार्ट्स का इंट्रोडक्शन हुआ था। तो 1853 में किसका इंट्रोडक्शन हुआ था, रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ था, है ना। सबको ये ईयर याद रखना है, दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विद रेफरेंस टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर के रेफरेंस से पढ़ना है और बताना है कि ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं इसमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। पहला है, ब्रिटिशर्स वांटेड टू रिड्यूस इंडिया टू अ मेयर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि जो इंडिया है वो सिर्फ क्या बन के रह जाए, सिर्फ रॉ मटेरियल्स का सप्लायर ही बन के रह जाए। ठीक है, इसके अलावा इंडिया जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट ना कर पाए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है, इंडिया वाज अ मार्केट फॉर ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स, यानी कि जो ब्रिटिशर्स फिनिश गुड्स बना के लेके आते थे, इंडिया उसके लिए एक मार्केट की तरह एक्ट करता था। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, इम्प्रूवमेंट वॉज द बेसिस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यू टू इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इन्होंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट का जो मतलब रीज़न था वो ये था कि इंडिया की इंडस्ट्रीज इम्प्रूव हो रही थी। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, इंडस्ट्रीज तो इम्प्रूव हो ही नहीं रही थी। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश सेक्टर हैड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स, यानी कि कौन से सेक्टर में इंडिया की जो वर्कफोर्स है वो सबसे ज़्यादा काम करती थी, यानी कि नंबर ऑफ पीपल सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में काम करते थे, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल में, या किसी एक्सटर्नल सेक्टर में, या फिर नन ऑफ द अबोव। तो कहाँ करती थी इंडिया की वर्कफोर्स सबसे ज़्यादा काम, एग्रीकल्चर सेक्टर में। चलिए नेक्स्ट है, द ओपनिंग ऑफ डैश फैसिलिटेटेड ब्रिटिश ट्रेड विद इंडिया आफ्टर द ईयर ऑफ डैश, मतलब कि क्या ऐसा हुआ था जिससे ब्रिटिश ट्रेड जो था इंडिया के साथ वो और अच्छे से होने लगा, मतलब वो और ज़्यादा इजी हो गया था। तो क्या हुआ था, ऐसा क्या ओपन हुआ था,
और कौन से ईयर में। तो स्यूज कैनाल बनी थी, और कौन से ईयर में स्यूज कैनाल बनी थी? 1869 में। ये क्या था? ये एक वाटरवे था, या कह सकते हैं एक वाटर रूट था। मतलब ब्रिटिशर्स जो थे वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और ब्रिटेन से क्या लेके आते थे? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लेके आते थे। तो उनको एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, उनको काफ़ी दूर से घूम के आना पड़ता था। तो उन्होंने एक पानी का रास्ता बना लिया, जिससे अब उन्हें घूम के नहीं बल्कि उनका एक डायरेक्ट रास्ता हो गया इंडिया से ब्रिटेन तक जाने का। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि उनके पैसे भी बचने लगे, क्योंकि रास्ता छोटा हो गया, टाइम भी बच गया। तो इसको एक स्ट्रैटेजिकली बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव माना जाता है ब्रिटिशर्स का। ठीक है, जिससे क्या हो गया था? ब्रिटिश ट्रेड जो था वो इजी हो गया था इंडिया के साथ। तो क्या ओपन हुआ? स्यूज कैनाल। कौन से ईयर में? 1869 में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 Which of the following books was written by दादा भाई नौरोजी? दादा भाई नौरोजी ने कौन सी बुक्स लिखी थी? पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या फिर पुअर्टी एंड इंडिपेंडेंस इन इंडिया, या फिर नन ऑफ द अबो? बताओ कौन सी बुक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने? तो कौन सी लिखी थी? पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ डैश सो द ड्रेन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम स्मॉल फार्मर्स टू जमींदार्स इन बंगाल। मतलब कि ऐसा कौन सा सिस्टम था जिसकी वजह से जो छोटे किसान होते थे, स्मॉल फार्मर्स होते थे, उनका जो प्रॉफिट था वो पूरा का पूरा किसके पास चला जाता था? जमींदार्स के पास चला जाता था बंगाल में। ड्रेन का मतलब होता है किसी जगह से किसी का बिल्कुल निकल जाना, है ना, या फिर चला जाना। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल होता है ड्रेन से, आप याद रखोगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके फर्स्ट चैप्टर में। तो इसमें क्या है कि जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन होती है, उसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक वॉश का होता है, एक ड्रेन का होता है। तो ड्रेन जब होता है तो उसका मतलब होता है कि आप पानी पूरा का पूरा बाहर निकाल रहे हो। तो यहाँ पर ड्रेन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जितना प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा बाहर जा रहा है, किसके पास? जमींदार्स के पास। ठीक है, तो ड्रेन का मतलब ये है। तो कौन से सिस्टम में ऐसा होता था? इंपीरियल सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, कॉलोनियल सिस्टम, या फिर ऑल ऑफ द अबो? कौन सा सिस्टम था ये? जमींदारी सिस्टम था। इसको लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज डैश ईयर्स। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने ईयर्स थी? 40, 42, 43 या फिर 44? क्या थी? 44। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? एवरेज एज, है ना, कि मतलब पर पर्सन एवरेज एज कितनी है हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में, जिस कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक इंसान औसतन यहाँ इस कंट्री में इतने दिन जीता है ना, इतने दिन की उसकी लाइफ होती है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर ब्रिटिशर्स जब यहाँ से गए तब हमारे इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 44 ईयर्स ही थी सिर्फ, यानी कि सिर्फ ऑन एन एवरेज एक पर्सन 44 ईयर्स ही जीता था। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होता कि सब लोग ही 44 ईयर्स ही जीते होंगे, कुछ लोग ज़्यादा भी, किसी की एज होती होगी और किसी की इससे कम भी होती होगी। तो ये एक क्या है? एवरेज है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ 18 क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस किए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आपको CUET से रिलेटेड कॉमर्स के आप स्टूडेंट हो या आपके आसपास कोई स्टूडेंट है जो कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वो तीनों सब्जेक्ट के MCQs मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगी और मोस्ट प्रोबेबली मैं डेली ही क्लास कराऊंगी इस पर आपको। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और MCQs के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।